नमस्कार। हिंदी वर्ग में आपका तहे दिल से स्वागत। छात्रों, रुक्मिणी संगल इनका वीर भूमि पर कुछ दिन यह पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं परिचय। जन्म सितंबर 1945, बुढ़ाना। परिचय। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में स्वतंत्र लेखन। प्रमुख कृतियां: दिनकर के काव्य में जीवन मूल्य विषय पर शोध प्रबंध। गद्य संबंधित। वीर भूमि पर कुछ दिन यह यात्रा वर्णन है। इसमें अपने द्वारा किए गए किसी पर्यटन की अपनी अनुभूतियों, प्रकृति, कला का पर्यवेक्षण, स्थान की विशेषताओं आदि का लगावपूर्ण वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। चलो तो छात्रों, हो जाओ तैयार। वीरभूमि राजस्थान की यात्रा पर निकलते हैं। गाड़ी अपनी गति से बढ़ रही थी। भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़ और बीकानेर होते हुए नागौर पहुंची। यहाँ से मेड़ता पहुंचते ही फिर से पंजाब के आसपास आ गए, क्योंकि कुछ खेत, हरियाली और पशुधन दृष्टिगोचर होने लगे थे। सायंकाल होते होते अपना गंतव्य स्टेशन जोधपुर आ गया। आज का हमारा पड़ाव जोधपुर था। यो भी सायंकाल हो चुका था। स्टेशन के समीप होटल में कमरा मिल गया। सामान वहां रखकर थोड़ा तरोताजा हुए। 22 दिसंबर अल्पाहार कर एक ऑटो रिक्शा लेकर अपनी पहली मंजिल उम्मेद भवन की ओर चल पड़े, जो राई का बाग क्षेत्र में स्थित है। उम्मेद भवन विश्व का विशालतम भवन महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्माण होने से उम्मेद भवन कहलाता है। छीतर झील के पास होने से इसे छीतर भवन भी कहते हैं। इसके निर्माण से 20 वर्ष का समय लगा। यह भवन अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। इसमें ऐश्वर्य, विलास और आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। महल के प्रवेश द्वार पर नियुक्त द्वारपाल ने बताया कि महल में 343 कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। एक भाग में शाही परिवार रहता है। होटल में प्रवेश और वहां बैठकर चाय या कॉफी का एक कप एक व्यक्ति के लिए कम से कम 1000 रुपए का खर्च है। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। भूतल पर एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें वहां के राजाओं की, उनके क्रियाकलापों की, युद्ध कौशल की अनेकानेक जानकारियां चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। भवन का मॉडल भी प्रदर्शित किया गया है। सब कुछ इतना सुंदर, सजीव, भव्य और मनोहर था कि दृष्टि किसी भी चित्र पर चिपक सी जाती थी, जिसे वहां से जबरन हटाना पड़ता था, क्योंकि अभी हमें अपना दूसरे गंतव्य की ओर बढ़ना था। गंतव्य था मंडोर गार्डन। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में वीरभूमि राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ आदि विविध स्थानों, वहाँ की कला संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। हमने इस पाठ्यांश से क्या सीखा? यह सीखा कि लेखिका प्रथम भटिंडा, हनुमानगढ़, लालगढ़, बीकानेर, नागौर, मेड़ता से जोधपुर आ पहुंची
और 22 दिसंबर वह सुबह उम्मेद भवन देखने चल पड़े। छात्रों, उम्मेद भवन की विशेषताएं क्या थी? तो पहली विशेषता है यह विश्व का विशालतम भवन है। दूसरी, इसका महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहते हैं। तीसरी विशेषता है ऐश्वर्य, विलास व आमोद प्रमोद के सभी साधन उपलब्ध है। चौथी विशेषता है कि उसके निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा है। और पांचवी विशेषता अपनी भव्य एवं उत्कृष्ट सज्जा से सज्जित है। छात्रों, अभी इस पाठ्यांश में आए समानार्थी शब्द देखते हैं। भवन, भवन यानी प्रासाद, महल, राजा यानी नृप, परिवार यानी कुटुंब, युद्ध यानी संग्राम। इस पाठ्यांश में आए शब्दार्थ गति यानी वेग, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, मनोहर यानी सुंदर, गंतव्य यानी स्थान, अल्पाहार यानी नाश्ता, शाही यानी राजवंशी, समीप यानी पास। छात्रों, इसमें आए हुए विलोम, निर्जीव का विलोम है सजीव, दूर विरुद्धार्थ पास, असमय विरुद्धार्थ समय, जमा विरुद्धार्थ खर्च। पाठ्यांश में आया हुआ मुहावरा देखते हैं, दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देना। छात्रों, अपनी अपनी कापियों में इसे लिख लेना है। अभी बढ़ते हैं दूसरी पाठ्यांश की ओर। यह उद्यान मारवाड़ की पुरानी राजधानी मांडव्यपुर के समीप जोधपुर नरेशों के द्वारा बनाया गया है। मांडव्यपुर का ही अपभ्रंश मंडोर, यहाँ बनाया गया भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। चट्टानों को काट काट कर निर्मित सीढ़ी नुमा उद्यान दर्शनीय है। रानी उद्यान के आगे 3 तलों वाली एक इमारत है। इसकी प्रहरी जान पड़ती है। मार्ग के दोनों ओर जलाशय बने हैं। उद्यान में प्रवेश करते ही वहां के लोकगीत गायक अपने अपने वाद्यों पर किसी न किसी हिंदी या राजस्थानी गीत की धुन छेड़कर पर्यटकों को प्रसन्न कर उनसे कुछ दक्षिणा की आकांक्षा करते हैं। रानी उद्यान की बाईं ओर पहाड़ी की एक चट्टान पर वहां के वीरों ने देवताओं की विशाल मूर्तियां बनवाई है। चट्टानों को काटकर मूर्तियों को दर्शाया गया है। वह दृश्य अनुपम है। मंडोर गार्डन के दृश्यों से अभिभूत हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे, जो शहर के मध्य में 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर 20 फीट से 120 फीट ऊंची दीवार के परकोटे से घिरा है। इसका निर्माण कार्य 1459 में जोधाजी राव द्वारा कराया गया था। उसके परकोटे में जगह जगह बुर्जियां बनाई गई है। इस किले में भव्य प्रवेश द्वार, जयपोल, लोहपोल और फतहपोल बने हैं। जयपोल तक आते आते ही शहर नीचे सा रह जाता है और हम काफी ऊपर आ जाते हैं। दोपहर की रेगिस्तानी धूप और शाम की चमकती चांदनी में शहर का भव्य व मनोरम दृश्य यहाँ से बड़ा ही मनभावन दिखाई देता है। ये प्रवेश द्वार जोधाजी राव के विभिन्न वंशजों द्वारा विजय के प्रतीक रूप में बनवाए गए हैं। द्वारों की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह भी बने हैं। दुर्ग के अंदर कई भव्य और विशाल भवन हैं, जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल, दौलत खाना, फतह महल और रानी सागर।
कहीं बैठक खाना तो कहीं दीवाने खास, दीवाने आम, और कहीं कला की प्रदर्शनी हेतु पेंटिंग्स एवं दरिया भी प्रदर्शित की गई है। छात्रों, इस पाठ्यांश से हमने क्या सीखा? तो हमने सीखा है मंडोर उद्यान की विशेषताएं। पहली विशेषता है जोधपुर के नरेशों द्वारा मंडोर उद्यान का निर्माण हुआ है। दूसरी विशेषता है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है जो कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। तीसरी है चट्टानों को काट काट कर सीढ़ी नुमा उद्यान का निर्माण किया गया है। और महत्वपूर्ण बात है मेहरानगढ़ किला। तो उसके बारे में जानकारी, तो मेहरानगढ़ किला शहर के मध्य में है। कौन सा शहर बच्चों? मंडोर शहर के मध्य में बसा है। 1959 में इसका निर्माण हुआ। ऊंची दीवार के परकोटे से यह घिरा हुआ है और जोधाजी राव इनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहरानगढ़ किले के भव्य प्रवेश द्वारों की दीवारों पर जौहर करने वाली वीरांगनाओं के हस्त चिन्ह दिखाई देते हैं। छात्रों, इस पाठ्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द हम देखेंगे। नरेश यानी राजा, मूर्ति यानी प्रतिमा, देवता माने ईश्वर, द्वार यानी दरवाजा, भव्य यानी विशाल। शब्दार्थ देखते हैं। अपभ्रंश मतलब शब्द का बिगड़ा हुआ रूप। आकांक्षा यानी इच्छा, विख्यात यानी प्रसिद्ध। छात्रों, इस पाठ्यांश में आए हुए विलोम ऊपर विरुद्धार्थ नीचे, विजय विरुद्धार्थ पराजय, समीप विरुद्धार्थ दूर, शहर विरुद्धार्थ गांव। छात्रों, बढ़ते हैं आगे के पाठ्यांश की तरफ। इसके बाद हम दूसरी पहाड़ी पर स्थित जसवंत थड़ा नाम से विख्यात स्मारक देखने चल पड़े। प्रवेश द्वार के एक ओर महादेव का मंदिर है तो दूसरी ओर देव सरोवर। यहाँ अनेक पक्षी भांति भांति की चिड़िया चहचहा कर अपनी प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा पर्यटकों को प्रदान करती रहती है। यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। जोधपुर के इस सभी स्थलों की चित्रकला, स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला को देखकर भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने मेरा मन करता है। अब सूर्य भी अपनी किरणों को समेट अस्ताचलगामी हो गया था। फलतः हमें भी अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़ना था। छात्रों, आगे है जोधपुर से जैसलमेर रात्रि की गाड़ी थी। जोधपुर जैसलमेर एक्सप्रेस से तत्काल का आरक्षण कराया और चल पड़े। अगली प्रातः को हम जैसलमेर स्टेशन पर उतरे। समय व्यर्थ न गवाते हुए हम शीघ्र ही होटल की वैन में बैठ गए और थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत कक्ष में आसीन थे। एक कक्ष में हमारा सामान पहुंचाकर दिन भर का कार्यक्रम होटल के मालिक ने ऐसे निर्धारित कर दिया जैसे किसी पूर्व परिचित अतिथि का। थोड़ी देर के बाद ही नगर भ्रमण की व्यवस्था हो गई। पहले यहाँ का सबसे बड़ा आश्चर्य देखने गए पटवा की हवेलियाँ। 18वीं सदी में शहर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए
इन हवेलियों का निर्माण कराया था। एक के निर्माण में 12 वर्ष का समय लगा था। शहर के मध्य में खड़ी ये 5 हवेलियां कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। इनकी छतें बहुत ही खूबसूरत पत्थर के खंभों पर खड़ी है। हवेलियों में पत्थर से बनी जालियों का काम, कई पारदर्शक झरोखे, सोने की कलम से की गई चित्रकारी, सीपी और कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। धन्य है वे शिल्पकार जिनके हाथ को और मस्तिष्क ने यह करिश्मा किया है। छात्रों, हमने देखा कि जसवंत थड़ा स्मारक की विशेषता क्या है। तो पहली है, यह स्मारक 1903 में महाराजा जसवंत सिंह की स्मृति में बनवाया गया। दूसरी विशेषता, प्रवेश द्वार के एक ओर महादेव जी का मंदिर तो दूसरी ओर देव सरोवर है। और तीसरी विशेषता है कि यहाँ अनेक प्रकार की चिड़िया चहचहाती रहती है। व्यापारी सेठ पटवा ने जैसलमेर शहर में अपने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियां 18वीं सदी में निर्माण की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पटवा हवेलियों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है, यह कलात्मक वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। सोने की कलम से की गई चित्रकारी प्रसिद्ध है। सीपी और कांच कार्य दीवारों पर दिखाई पड़ता है। हवेलियों की छतें खूबसूरत पत्थरों के खंभों पर खड़ी है। छात्रों, अब इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ देखते हैं। लौह पथगामिनी यानी रेल, पंक्तिबद्ध मतलब क्रमबद्ध, भांति भांति मतलब तरह तरह की। कुछ समानार्थी शब्द, दिनकर यानी सूर्य, सिर यानी मस्तिष्क, तुरंत यानी शीघ्र। पाठ्यांश में आए कुछ विलोम, व्यवस्था विरुद्धार्थ अव्यवस्था, खूबसूरत विरुद्धार्थ बदसूरत। छात्रों, अपनी अपनी कापियों में यह लिख लेना है। बढ़ते हैं आगे की पाठ्यांश की ओर। आज ही सम का कार्यक्रम भी था। सम एक ग्राम है, गांव का नाम है, जो होटल से 11-12 किलोमीटर दूर रेत की चादर पर बसा है। इस सम ग्राम से 1.5-2 किलोमीटर पहले जीप ने हमें उतार दिया, जहां कई सारे रेगिस्तानी जहाज यानी ऊंट अपनी सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। हम भी एक जहाज में सवार हो गए। डर भी लग रहा था, प्रसन्नता भी हो रही थी, उत्सुकता भी। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु। ऊंट की सवारी का यह पहला अनुभव था। ऊंटों की कतारें ही कतारें, सभी पर नर नारी और बाल वृद्ध सवार थे। शायद सभी की हृदय गति वैसे ही धड़क रही थी जैसे हमारी। फिर भी रोमांचकारी और मनोरंजक। कुछ ऊंट अपनी सवारियों को गंतव्य तक पहुंचाकर वापस आ रहे थे। यहाँ रेत के मखमली गद्दे, जिन पर अपने पग 5-7 अंगुल नीचे धंसते जाते हैं। पंक्तिबद्ध ऊंटों की कतारें, उन पर रंग बिरंगी पोशाकों में आसीन पर्यटक शायद अपने गिरने के भय में खोए दम साधे बैठे थे। देखते ही देखते हम सब अपने गंतव्य पर पहुंच गए। क्या अद्भुत दृश्य था! बच्चों के खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाखड़ा, चाट पकौड़े जैसे अनेक वस्तुएं लिए विक्रेता
चलती फिरती दुकानों की तरह घूम रहे थे। कुछ राजस्थानी कन्याएं और स्त्रियां लोकगीत सुनाकर पर्यटकों को प्रसन्न करने में निमग्न थी। अनेक पर्यटक अपने कैमरे के बटन ऑन कर अस्ताचलगामी भास्कर को कैमरे में बंद करने के लिए सन्नद्ध थे। देखते ही देखते चमकता सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी जल्दी दूर क्षितिज में लय होता जा रहा था। साथ ही पर्यटकों के कैमरों में कैद भी। कुल मिलाकर वह जनसैलाब किसी महाकुंभ की याद ताजा कर रहा था। छात्रों, इस पाठ्यांश की महत्वपूर्ण बात यह है, रेत की चादर पर बसा हुआ सम यह गांव। यहाँ रेगिस्तानी जहाज मतलब ऊंट और ऊंट की सवारियां दिखाई दी। यहाँ का केंद्र बिंदु था सूर्यास्त और सबसे बड़ा आकर्षण था यहाँ के कलाकारों द्वारा किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम। छात्रों, इस पाठ्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द देखते हैं। ग्राम यानी गांव, भय यानी डर, पग यानी पैर, प्रतीक्षा इंतजार, भास्कर यानी सूर्य, अंगुल यानी उंगली। शब्दार्थ है सन्नद्ध मतलब एकाग्र, व्यस्त, सैलाब यानी प्रलय, ताम्रवर्णी यानी लाल रंग का। कुछ विलोम है, नर या विरुद्धार्थ नारी, बाल विरुद्धार्थ वृद्ध। छात्रों, इन शब्दार्थों को अपनी अपनी कापियों में लिख लीजिएगा। देखते हैं आगे का पाठ्यांश। इन सब स्मृतियों के साथ होटल वापस आए। वहां से भी सामान उठा, पुनश्च स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुंच गए जोधपुर। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ का नाम आए तो चेतक का तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रहना पड़ा, विशाल धरती की शैया और खुला नीला गगन चादर कर रहा, पर हार नहीं मानी। ऐसे ही एक और देशभक्त और स्वाभिमानी की याद ताजा हो जाती है, भामा शाह, जिसने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट राणा प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर में मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी है। यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्ति भाव भरा दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। छात्रों, दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़, चित्तौड़गढ़ और बाकी सब गढ़ैया। इस गढ़ के अंदर मीरा का मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम जैसे अनेक दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिर में सभी 24 तीर्थकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के
आकर्षक पत्थर से निर्मित है। पश्चिम की ओर बना रामपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। जैन मंदिर के सामने ही बड़े से गेट में विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभ द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसी विजय के रूप में बनाया गया, जहां जौहर कुंड में रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं के जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। राजस्थान के इन 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की भी कुछ पंक्तियां याद दिला दी। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। संक्षेप में यदि मैं कहूं कि यह वीर भूमि है, यह त्याग भी है, बलिदान भी है, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी है, देशभक्ति भी है, ईश भक्ति भी है। यह जौहर है तो अपने स्वत्व व सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी, तो रंच मात्र भी अत्युक्त न होगी। भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत शत नमन। छात्रों, इसमें आए शब्दार्थ देखते हैं। जौहर यानी अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित करना। मन भावन मतलब मन को आकर्षित करने वाली। परकोटा यानी गढ़ या किले की रक्षा के लिए बनाया गया घेरा, जिसके ऊपर चलने के लिए जगह होती है। समानार्थी शब्द दुर्ग यानी किला, मंदिर यानी देवालय, पृथ्वी यानी धरती, निशा यानी रात्रि, प्रतिमा माने मूर्ति, जवान यानी युवक, आग यानी अग्नि। इसमें आए विलोम, शत्रु विरुद्धार्थ मित्र, वीरता विरुद्धार्थ कायरता। छात्रों, इस पाठ्यांश से हमने क्या सीखा? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित स्थान कौन कौन से है? तो पहला है श्री महाराणा म्यूजियम, मीरा का मंदिर, जैन मंदिर, कुंभा महल, जौहर कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, गौमुखी कुंड और विजय स्तंभ। छात्रों, और एक महत्वपूर्ण बात हमने सीखी है कि वीर भूमि इन गुणों से भरी पड़ी है। तो किन गुणों से भरी है? पहला है त्याग, दूसरा है जौहर, तीसरा है देशभक्ति, चौथी है ईश भक्ति, पांचवा है शत्रु को परास्त करने वाले जज्बे, छठा है स्वत्व व सतीत्व की रक्षा के आदर्श, सातवां है कला की परख और आठवां है बलिदान। तो छात्रों, भारतीय संस्कृति की धनी इस भूमि को हम शत शत नमन करते हैं। छात्रों, हमारी सैर इस विषय पर निबंध लिखना है, अपनी कॉपियों में लिखना है और पाठ्यांश से संलग्न जो स्वाध्याय है वो भी अपने कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।